आज की कहानी है नेपाली बहू का खाना। हेमराज अपने परिवार के साथ बैठकर कहीं जा रहे थे तो उनकी पत्नी उसके बेटे से पूछती है, अरे बेटा रोहन कब आएगा? मैं तो थक चुकी हूँ सफ़र करते करते। और तो हेमराज जी भी अपने बेटे से पूछते हैं, हाँ बेटा रोहन, बहुत समय हो गया गाड़ी में चलते चलते, अब तो सुस्ताने का मन कर रहा है। कितनी दूर है उनका घर? ज़रा फ़ोन में लोकेशन देख के बताना। तो रोहन फ़ोन में देखता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी अभी तो 2 घंटे और बाकी हैं। 2 घंटे का सफ़र होगा तब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो इस पर उसकी माँ कहती है, बेटा बहुत थक चुकी हूँ, ऐसा मन कर रहा है बस यहीं बिस्तर लग जाए और अपनी कमर सीधी कर लूँ। दरअसल हेमराज अपने परिवार के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी में जा रहे हैं। लड़के वाले नेपाल से हैं, इसीलिए उन्होंने शादी नेपाल में ही रखी है, जिसके कारण हेमराज भी अपने परिवार को लेकर नेपाल जा रहा है। वो आपस में बातें करते जा ही रहे थे, तभी ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है। तो हेमराज उससे पूछता है, अरे क्या हो गया रामू, तुमने गाड़ी अचानक से क्यों रोक दी? तो रामू कहता है, अरे साहब देखिए आगे रास्ता बंद है, शायद कोई चट्टान गिरी हुई है। और वो गाड़ी से बाहर निकलकर एक पास ही दुकान वाले से जाकर पूछता है, अरे भाई ये रास्ता कब तक खुलेगा? हमें ज़रा जल्दी है, चट्टान कब तक हट जाएगी यहाँ से? तो दुकान वाला उसे बताता है, देख भाई ये चट्टान तो अब सुबह ही हटेगी, रात होने वाली है, कोई नहीं आने वाला इसे हटाने के लिए, इसीलिए रास्ता कल सुबह ही खुलेगा, तुम्हारा अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो वो जाकर हेमराज को बताता है, साहब ये रास्ता सुबह ही खुलेगा, हमें रात को यहीं रुकना पड़ेगा। तो इस पर रोहन भी कहता है, पापा सुभाष अंकल का फ़ोन भी नहीं लग रहा, दूसरा रास्ता भी नहीं पता हमें, अब हमें यहीं रुकना पड़ेगा रात को। तो इस पर उसकी माँ कहती है, जी हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं, बुरे फंस गए हम तो, क्या करें? तो इस पर हेमराज भी कहता है, अरे यहाँ फ़ोन के नेटवर्क भी तो नहीं है, किसी से मदद भी नहीं ले सकते। तभी सामने से 2 पानी वाली गुजरती हैं। तो एक लड़की अपने साथ वाली से कहती है, ताई जी आपको आने की क्या ज़रूरत थी? इतनी दूर पानी लेने के लिए मैं अकेली ही आ जाती। तो इस पर उसकी ताई कहती है, अरे बेटा सीता देख, एक तो मेरी सैर हो गई, दूसरा तेरी मदद भी हो गई। एक तो तू अकेली आती पानी भरने के लिए और मैं तेरे साथ आ गई तो एक मटका पानी का अपने साथ ले जाऊंगी। तभी रोहन की माँ उन्हें आवाज़ देती है, अरे बेटा पानी पिला दोगी क्या? बहुत प्यास लगी है, बहुत देर से सफ़र कर रहे थे और अब आकर यहाँ फंस गए हैं। तो वो लड़की उससे कहती है, हाँ माँ जी ये लीजिए, ठंडा ठंडा मटके का पानी पीजिए। और वो रोहन की माँ को पानी पिलाती है, जिसे पीकर रोहन की माँ को थोड़ी राहत मिलती है। और वो उस लड़की से कहती है, धन्यवाद बेटी, पानी पीकर तो आत्मा सी तृप्त हो गई। तो इस पर वो लड़की कहती है, अरे माँ जी बेटी भी कह रही हैं और धन्यवाद भी कर रही हैं, और आप तो बहुत थके हुए लग रही हैं, कहाँ से आए हैं? तो रोहन की माँ बताती है, अरे बेटा हम तो भारत से आए हैं, हमारे रिश्तेदार की यहाँ काठमांडू में शादी है, उसी की शादी में आए थे, लेकिन रास्ता बंद है यहाँ तो हम यहाँ फंस गए हैं। तो सीता उनसे कहती है, अच्छा माँ जी इसका मतलब आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान की तो खातिरदारी करनी चाहिए। ऐसा करिए आज रात आप हमारे घर रुक जाइए, हम आपकी खूब सेवा पानी करेंगे, हमें भी तो पुण्य कमाना है मेहमानों की सेवा पानी करने का। क्यों ताई, सही कह रही हूँ ना मैं? तो इस पर उसकी ताई कहती है, हाँ सही कह रही है बेटा तू, चलिए जी आप हमारे साथ चलिए, आप रात को यहाँ कहाँ रुकेंगे? ये जंगल का इलाका है और यहाँ जानवरों का खतरा है, इसीलिए आप सुबह होते ही चले जाना, रात को आप हमारे घर ही ठहरिए। तो इस पर हेमराज भी कहता है, हाँ ये लोग सही कह रही हैं, और वैसे भी रात को हमें कहीं गुजारने के लिए ठिकाना तो चाहिए, इसीलिए इनके घर रुक जाते हैं, गाड़ी में तो हम पूरी रात रुक नहीं सकते। और रोहन बेटा तुम ऐसा करो, गाड़ी को तुम यहीं लगा दो, ड्राइवर को बोल दो, हम तब तक इनके साथ पैदल जाते हैं और पीछे पीछे तुम भी आ जाओ। फिर उसके बाद वो उनके घर चले जाते हैं, जहाँ सीता और उसके ताया ताई उनकी खूब सेवा करते हैं। उनके खाना खाने के बाद वो बातचीत करने के लिए बैठ जाते हैं। तो सीता के ताऊ जी उन्हें बताते हैं, भाई साहब ये 1 साल की थी,
जब मेरे छोटे भाई और भाभी का निधन हो गया, तब से हमने ही इसे पाला है। वैसे हम ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने इसकी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की है। हमने अपने खुद की संतान भी पैदा नहीं की, कहीं हमारे प्यार में इसके लिए कोई कमी ना आ जाए। अब ये बड़ी हो गई है, लेकिन आज तक इसने भी हमें अपने माता पिता के जैसे ही समझा है। फिर उसकी ताई कहती है, हाँ बहन जी, बस अब तो हमारे सामने एक ही चिंता है, कोई अच्छा सा परिवार मिल जाए और हम इसके हाथ पीले करके इसे इसके ससुराल भेज दें। हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। अब हमारा भी कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब हमारे प्राण उखड़ जाएं। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी हम पूरा करके मरना चाहते हैं। हम ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, इसीलिए ज़्यादा दहेज भी नहीं दे सकते। बस लड़का ठीक ठाक मिल जाए। वो बातें कर ही रहे थे, तभी रोहन भी आ जाता है। तो सीता की ताई उसे आवाज़ देते हुए कहती है, अरे सीता बेटा, ज़रा एक थाली दाल भात और ले आना। तो सीता रोहन के लिए दाल भात लेकर आती है। रोहन सीता को देख रहा था। सीता देखने में बहुत सुंदर थी और सीता रोहन को देख रही थी। फिर उसके बाद वो खाना खाता है और वो सभी सो जाते हैं। सुबह जब उनके जाने का समय होता है, तो रोहन की माँ उसकी ताई से कहती है, बहन जी, जब हम शादी से वापस लौटेंगे तो आपके घर दोबारा आएंगे। मैं अपने रोहन के लिए आपकी बेटी सीता का हाथ मांगती हूँ। अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। हमें सीता बहुत पसंद है और मैंने रोहन से भी बात कर ली है। तो इस पर उसकी ताई कहती है, सच? अरे, ये तो आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। सच में इतनी जल्दी रिश्ता मिल जाएगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उनकी बातें सुनकर रोहन और गीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर कुछ समय बाद रोहन और गीता की शादी हो जाती है। उसके बाद जब गीता अपनी ससुराल जाती है, तो उसकी मुँह दिखाई के लिए औरतें उनके घर आती हैं। तो एक औरत गीता को देखकर कहती है, देख सुशीला, तेरी नेपाली बहू है तो सुंदर, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोकल में नेपाली बहू कुछ जची नहीं। लोकल लड़कियाँ क्या मर गई थी जो तू इतनी दूर से बहू लेकर आई है? तो इस पर सुशीला कहती है, अरे, दूर की है, नेपाल की है तो क्या हो गया? ये मेरी बहू है और बहुत संस्कारी है, और संस्कारी होने के साथ साथ इसको बहुत अच्छे पकवान भी बनाने आते हैं। इसने रसोई बड़े अच्छे से संभाली है। अभी तुम इसके हाथ के व्यंजन खाओगे ना, तो तब कहना क्या मैंने नेपाली बहू लाकर गलती की है। फिर वो सीता से कहती है, सीता बहू, जाओ, तुमने आज जो भी रसोई में बनाया है सबके लिए लगा दो। फिर सीता रसोई में जाती है और सबके लिए खाना लगा देती है। सब नेपाली खाना देखते हैं और फिर खाना खाने लगते हैं, और वो खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। फिर उसके बाद वो सुशीला से कहते हैं, अरे सुशीला, वाकई तूने तो बड़ी समझदारी का काम किया है। तेरी नेपाली बहू ने तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, मज़ा ही आ गया इसके हाथ का खाना खाकर। ले बहू, ये शगुन है बेटा तेरा, पकड़ ले। फिर उसके बाद वो सीता को शगुन दे देती है। उसके बाद दूसरी औरत कहती है, वाकई में सुशीला, तूने बहुत समझदारी का काम किया है। बहू संस्कारी भी है और इसको खाना बनाना भी बड़े अच्छे से आता है। और क्या चाहिए एक सास को? और हमने तो आज पहली बार नेपाली खाना खाया है, इतना टेस्टी होता है पता ही नहीं था। अब तो तेरे मज़े हैं, तू भारतीय खाना तो खाएगी ही, साथ में नेपाली खाने का भी फ़ायदा उठाएगी। ये सुनकर सारे हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सुशीला बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बहू के रूप में सीता को जो पाया था। सीता ने आते ही घर और रसोई दोनों संभाल ली थी, जिससे सुशीला की सारी चिंताएं दूर हो गई। वहीं सीता भी सुशीला जैसी सास पाकर बहुत खुश थी। दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहती थी।